कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा जाता है और कॉन्ट्रैक्ट में आपका कंसिडरेशन हमने शुरू किया था। अब कंसिडरेशन जब शुरू किया गया है तो इससे जितने भी आपका क्वेश्चन बनते हैं वह सभी क्वेश्चन आपका एक जगह बताया जाएगा। तो पहला हमने क्वेश्चन का बताया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत। इसमें हमने ये बताया, इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिफल केवल और केवल प्रामिजी द्वारा यानी कि वचन ग्रहिता द्वारा ही दिया जा सकता है। अगर थर्ड पर्सन प्रतिफल देता है तो हमने बताया था कि वह प्रतिफल वैध या वैलिड नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ने बी से कहा कि हे बी, मैं तुम्हें अपना मकान 10 लाख रुपये में सेल करूंगा, तो ये जो 10 लाख रुपया है ये इस सिद्धांत के अनुसार केवल बी द्वारा ही दिया जाएगा, थर्ड पर्सन द्वारा नहीं। क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल की गुप्तता का सिद्धांत, गुप्तता लिखवा जाएगा, गुप्तता भी कहा जाता है, प्रतिफल के संसर्ग या प्रतिफल के संबंध के अनुसार प्रतिफल केवल कौन दे सकता है, प्रामिजी या वचन ग्रहिता। सर्वप्रथम डटन बनाम पुल का केस आया जिसमें कि इंग्लैंड में आपका 1677 में कहा गया कि इंग्लैंड में यह सिद्धांत अप्लाई नहीं होता, लेकिन लगभग 200 वर्षों बाद ट्विडल बनाम एटकिंसन के बाद में इसको सेट साइड कर दिया गया और कहा गया कि इंग्लैंड में प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत क्या होता है, लागू होता है। भारत में आ जाइए, भारत में सेक्शन 2D की परिभाषा भी बतानी भी आज तो नहीं शुरू हो पाएगी क्योंकि नया सिद्धांत एक आज बताना है। भारत में 2D की परिभाषा प्रतिफल की हम देखते हैं तो जबकि वचनदाता की वांछा पर, प्रामिजर की इच्छा पर वचन ग्रहिता या कोई अन्य व्यक्ति, तो भारत में प्रतिफल कौन दे सकता है, प्रामिजी दे सकता है कि अदर पर्सन भी दे सकता है। तो बेरेट क्या लिखता है, अदर पर्सन भी, अर्थात भारत में यह सिद्धांत अप्लाई होता है कि नहीं होता, नहीं होता। क्यों? क्योंकि भारत में वचनदाता की इच्छा पर कोई अन्य व्यक्ति भी कंसिडरेशन दे सकता है। केस याद रखिएगा, चिनैया बनाम कौन सा, रमैया, और जज का नाम इंस, ई आधा 9 स। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए भाई आपका। भाई प्रतिफल के आप प्रतिफल में दूसरा मॉडल उठाया जाए। दूसरा मॉडल जो हम शुरू कर रहे हैं वह आपका है डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन। भाई प्रिवी नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन, इसको कहते हैं प्रतिफल का सिद्धांत। संबंध न जोड़ दीजिएगा, फिर हम बता रहे हैं, आपका बताया क्या जा रहा है, प्रतिफल का सिद्धांत। प्रिवी नहीं, अब दूसरा सिद्धांत चल रहा है। फिर एक बार कई लोग भ्रम में आ जाते हैं, प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत। आपका पिछला जो हमने सिद्धांत बताया वह था। अब हम एक प्रतिफल पर नया सिद्धांत बता रहे हैं और वह है डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन या प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरेशन। इसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिफल का सिद्धांत। अब प्रतिफल का सिद्धांत क्या कहता है और क्या नहीं कहता है, आपका यूपी जे में भी 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन, बिहार जे में भी आया, यानी कि तात्कालिक क्वेश्चन इस पर आए हैं। तो देखिए शुरुआत किया जाए। प्रतिफल का सिद्धांत, प्रतिफल का सिद्धांत यह सिद्धांत है जिसके अनुसार जिस एग्रीमेंट में, जिस करार में,
जिस ठहराव में या जिस समझौते में प्रतिफल या मूल्य या कंसिडरेशन न हो, वह एग्रीमेंट ही वाइड होता है। यानी कि जिस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन न हो, वह एग्रीमेंट क्या होता है? शून्य होता है, बातिल होता है, अर्थात वाइड होता है, अर्थात उसका कोई मतलब नहीं होता। ये स्पष्ट रूप से सेक्शन 25 में समाहित हैं, यानी कि संविदा अधिनियम की धारा 25 में प्रतिफल का सिद्धांत समाहित हैं, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि प्रतिफल रहित करार, प्रतिफल विहीन करार, यानी कि प्रतिफल के सिवाय करार, या जिस करार में क्या न हो, मूल्य न हो, वह करार ही क्या होगा? शून्य। तो बिहार ने ऑप्शन जो बनाया इसी पर आपका चलना है। बिहार प्री के लिए भी चलता रह जा भाई। बिहार ने ऑप्शन बनाया कि प्रतिफल रहित संविदा शून्य होती हैं, संविदा वैध होती हैं, संविदा शून्यकरणी होती है और संविदा आपका अवैध होती है। कहीं भी आपका करार या एग्रीमेंट का जिक्र ही नहीं था। तो समस्या ये आई कि 4 में से एक ऑप्शन चुनना है और कहीं भी हमने करार बताया। बेयर एक्ट में भी करार है और बिहार में जो ऑप्शन दिया गया उसमें करार का नामो निशान नहीं है। तो हम क्या करें? तो जो उचित उत्तर हो वहीं मारेंगे, यानी कि प्रतिफल के बिना संविदा ही क्या करा देंगे? शून्य। जबकि वास्तव में कानूनी भाषा में ये गलत है, लेकिन गलत को ही सही मान लिया गया। आयोग द्वारा भी क्वेश्चन हटाया नहीं गया। अब गलत है ये, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपका करार शून्य होता है, वह तो संविदा तक पहुंचता ही नहीं। लेकिन अब ऑप्शन ए कोई नहीं था। अब यूपी का मॉडल देखिए। प्रतिफल रहित करार शून्य होता है, प्रतिफल रहित संविदा शून्य होती है, प्रतिफल रहित संविदा वैध होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो बेयर एक्ट में क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। तो भाई प्रतिफल रहित करार क्या होता है? संविदा न मार दीजिएगा। अब यूपी जे में आइए। ये सिद्धांत आपका इंग्लैंड और भारत दोनों में मान्य है, याद रखिए। तो यह इंग्लैंड लागू होता है। आपका कहाँ कहाँ लागू होता है? दे इंग्लैंड में भी, भारत में भी, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों में। अर्थात जिस एग्रीमेंट में कोई मूल्य न हो, वह एग्रीमेंट ही वाइड होगा, संविदा का मुख नहीं देख पाएगा, यानी कि संविदा तक पहुँच ही नहीं पाएगा। लेकिन अब लेकिन लग गया, तो लेकिन लगता है तो बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि आपका शादी विवाह का मौसम चल रहा है, हम भी भाई कई कार्ड आए जा नहीं पाए व्यस्तता के कारण कहीं। तो एक उदाहरण आपका इस पर देखा जाए, तब लेकिन लगाया जाए। लेकिन का मतलब ये हुआ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन माने अपवाद। अपवाद मतलब नियम का विरोधी नियम। नियम का विरोधी नियम का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी बातें जरूर हैं जहाँ की एग्रीमेंट में मूल्य या प्रतिफल नहीं है, फिर भी वह संविदा माना गया है। और वहीं प्री के लिए और मेंस के लिए भाई तैयार रखना है। अब लेकिन पहले उदाहरण दिया जाए तब आपका, अभी मैक्सिम चलना है, अभी लेकिन से नहीं चलना है, क्योंकि दो मैक्सिम है और तब लेकिन लगाना है। तो पहले मैक्सिम देख लिया जाए भाई, तब लेकिन लगाएंगे। धारा 25 कॉन्ट्रैक्ट की न्यूडम पैक्टम के सिद्धांत पर आधारित है। पिछली बार 2018 में ये क्वेश्चन यूपीजे में पूछा गया। तो 3-4 नियम बनाइए प्री के लिए।
न्यूडम पैक्टम का सिद्धांत कॉन्ट्रैक्ट के किस सेक्शन में समाहित है? 25। ये में पूछा कि न्यूडम पैक्टम का मतलब क्या हुआ, तो प्रतिफल विहीन करार, प्रतिफल रहित करार। आसान भाषा में जिस करार में कोई क्या न हो, मूल्य न हो, तो वह करार ही क्या होगा? वार्ड। रट कर जाइए, पिछली बार अर्थ पूछा गया है, यानी कि नंगा करार। हम न्यूडम पैक्टम को पहले समझिए। न्यूडम मतलब नंगा और पैक्टम मतलब पैक्ट यानी कि करार, यानी कि नंगा करार। नंगा करार को भावार्थ निकालिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जिस करार में कोई कंसीडरेशन ही न हो, यानी कि मूल्य न हो, वह करार संविदा नहीं बन पाएगा, वह करार करार रह जाएगा। और सेक्शन 25 के तहत एक्सप्रेस रूप से उस करार को क्या घोषित किया गया है? कानूनन शून्य। भाई वैध नहीं, क्या है? वार्ड है। अब अगला देखिए, दूसरा जो आपका मैक्सिम इसमें आ सकता है, एक्स न्यूडो पैक्टो नान आरिचर एक्सियो। एक्स न्यूडो पैक्टो नान आरिचर एक्सियो, ये मैक्सिम है, आपका लैटिन मैक्सिम है। फिर एक बार हम बता दें, एक्स न्यूडो पैक्टो नान आरिचर एक्सियो, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिफल रहित करार किसी विधिक कार्यवाही का आधार नहीं हो सकता। फिर एक बार देखिए, इसका हिंदी अर्थ हुआ प्रतिफल रहित करार किसी विधिक कार्यवाही का आधार नहीं हो सकता। आसान भाषा में इसका मतलब हुआ कि जिस एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं है, उस एग्रीमेंट के लिए आप न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते, यानी कि वह एग्रीमेंट न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा, आप मुकदमा करने के हकदार नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उस एग्रीमेंट में क्या नहीं है? कंसीडरेशन। लेकिन अब लेकिन लगाकर आगे चलना है। आपका सिद्धांत समाप्त हो गया, यह नहीं कि सिद्धांत बचा है। अब सिद्धांत के एक्सेप्शन चलना है, अपवाद चलना है। अर्थात कुछ करार ऐसे हैं जहाँ की एग्रीमेंट नहीं, जहाँ की मूल्य नहीं है, कंसीडरेशन नहीं है, प्रतिफल नहीं है, वो प्रतिफल विहीन है, फिर भी उन्हें संविदा माना गया है और उनको वैधता प्रदान की गई है, यानी कि कानून उनको क्या मानता है? सही मानता है। 3 अपवाद आपका धारा 25 में है। 1 2 3 हम शुरू करेंगे। 2 एक्सप्लेशन है, तो पहले तो इन 3 अपवादों को याद करना है और 2 स्पष्टीकरण को याद करना है। उसके बाद आपका अन्य अपवाद हम बताएंगे। रट्टा मार कर जाना है, बहुत आपका कठिन क्वेश्चन आता है। देखिए फिर हम बता दें, इस बिंदु पर काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन आता है और आपका प्रयास ये होना चाहिए कि 25 में जो शब्द दिए गए हैं उन पर एक एक शब्दों पर विशेष ध्यान देना है, विशेष ध्यान देकर पढ़ना। इतना भरमा देता है क्वेश्चन। फिर एक बार भाई याद रखिए, अब अपवाद चल रहा है। अपवाद मतलब आपका ये कंसीडरेशन नहीं रहेगा, प्रतिफल नहीं रहेगा, फिर भी वह करार क्या होगा? प्रवर्तनीय होगा, संविदा माना जाएगा। तो पहला अपवाद धारा 25 में देखा जाए, आपका पहला देखिए, लिखित रूप में अभिव्यक्त। तो पहले शब्दों को तोड़िए, आपका लिखित रूप में अभिव्यक्त। देखिए कैसे शब्द हम जोड़ेंगे भाई, आपका
पहला अपवाद चल रहा है। पहला कि लिखित रूप में अभिव्यक्त होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए, और दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत यानी कि पंजीकृत, रजिस्ट्रीकृत मतलब क्या, रजिस्टर्ड, यानी कि करार लिखित में हो, एक्सप्रेस, मौखिक नहीं चलेगा, और ऐसा करार रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड का मतलब क्या हो, पंजीकृत। तो क्या बिना रजिस्टर्ड का ये अपवाद लागू होगा, नहीं। अगला शब्द देखिए, एक दूसरे के साथ निकट संबंध वाले पक्षकारों के बीच, यानी कि जो करार किया गया है वह एक दूसरे के साथ निकट संबंध रखने वाले पक्षकारों के बीच किया गया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि और करार नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया है, यानी कि जो करार किया गया है यह नेचुरल यानी कि नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण। अब देखिए, पहले समझाने से पहले आपका एक दो पॉइंट पकड़िए इसमें, कि आपका पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से आपका प्रतिफल का अपवाद नंबर 1 में क्या क्या आवश्यक है, तो दे देगा करार लिखित होना चाहिए, दूसरा करार पंजीकृत होना चाहिए, करार निकट संबंध वाले व्यक्तियों के बीच होना चाहिए, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार कराएंगे, उपर्युक्त सभी। दूसरा देखिए, धारा 25(1) के अपवाद में निम्नलिखित में से कौन तत्व आपका आवश्यक नहीं है या लागू नहीं होता, तो दे देगा करार लिखित और रजिस्टर्ड हो, फिर करार लिखित और अपंजीकृत हो, फिर दे देगा करार निकट संबंध वालों के बीच हो, और ऐसा करार प्रेम नैसर्गिक प्रेम और किसके कारण किया गया हो, स्नेह का। तो क्या सही नहीं है, तो जो लिखित हो लेकिन हमने अपंजीकृत बताया, तो अपंजीकृत में ये अपवाद काम नहीं करेगा। अब आइए आपका एक एक पहले शब्दों को समझिए, आपका केस भी कम से कम भाई एक एक केस कम से कम आपको याद करना पड़ेगा। मैं फिर बता दूं, आपका कह सकते हैं कि राजकली देवी बनाम भूतनाथ मुखर्जी का वही केस आता है। तो एक एक शब्दों को पहले समझिए। प्रतिफल के बिना, ध्यान से पहले हम उठाते हैं एक एक अभी केस हम बताएंगे उसमें क्या हुआ, आप अभी न जानिए, अभी बताएंगे उसको, पहले शब्दों को पकड़िए। प्रतिफल के बिना करार वैध होता है, ये फर्स्ट एक्सेप्शन सेक्शन 25 का हम बता रहे हैं। प्रतिफल के बिना करार की वैधता के लिए निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। अगर ये सभी बातें एक साथ मिलती हैं तो भले कंसिडरेशन उस एग्रीमेंट में न हो, वह एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड होगा। पहली बातें, जो एग्रीमेंट किया गया हो वह निकट संबंध रखने वाले पक्षकारों के बीच किया गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि प्रामीजर और प्रामीजी के बीच जो रिलेशन होना चाहिए वह दूर का न होकर किसका होना चाहिए, निकट का। निकट संबंध किन व्यक्तियों के बीच होता है ये कॉन्ट्रैक्ट में बताया नहीं गया है। तो जब नहीं बताया गया है तो दिमाग अस्थिर करके समझिए। निकट संबंध वाले व्यक्ति वे माने जाते हैं जो एक दूसरे से या तो रक्त द्वारा रिलेटेड होते हैं या मैरिज द्वारा, रटे रहिएगा,
निकट संबंधी वे माने जाएंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, या तो विवाह संबंधों के कारण या रक्त के कारण। तो बताइए, पिता पुत्र निकट संबंध वाले माने जाएंगे कि नहीं संबंध? आपका पुत्री और पिता ये भी माने जाएंगे रक्त संबंध। पति और पत्नी ये भी माने जाएंगे क्योंकि ये विवाह से संबंधित हैं। फिर एक बार समझिए, जिन व्यक्तियों का आपस में विवाह से रिलेशन है या रक्त से रिलेशन है, वे आपस में निकट संबंधी माने जाएं। अगला, ये इनके बीच एग्रीमेंट हुआ हो, वह एग्रीमेंट क्या हो, ओरल की रिटेन में हो, रिटेन में। अगर मौखिक करार हैं तो ये अपवाद लागू नहीं होगा, और लिखित रूप से अभिव्यक्त हो, एक्सप्रेस हो, यानी कि करार हर हाल में क्या हो, लिखित हो, और वह करार रजिस्टर्ड हो, यानी कि उस करार का रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या कराया गया हो, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। और सबसे महत्वपूर्ण है कि निकट संबंध वालों ने आपस में एग्रीमेंट तो किया है, यानी कि चाहे विवाह या रक्त वाले, ये जो उनके बीच एग्रीमेंट हुआ है ये नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के क्या हुआ हो, कारण। हाँ, आ जाएगा वो भी, दत्तक पुत्र भी आएगा भाई, दत्तक पुत्र भी आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। नैसर्गिक पुत्र भी आएगा क्योंकि वह भी निकट संबंधी माना जाएगा, क्योंकि दत्तक ले लिया गया तो अब आपका आप पुत्र हो गया, भले वो माँ के गर्भ से पैदा न हुआ हो। अगला देखिए, जो अटैक आपको करना है वह आपका नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण करना है, और इसी में एक के देखना है राजकली देवी बनाम भूतनाथ मुखर्जी का 1990 का। देखिए ध्यान से भाई, आपका इसमें राजकली देवी बनाम भूतनाथ मुखर्जी का केस, पहले अपवाद पर याद रखना, ध्यान से देखिए इसको। रोज पति पत्नी में झगड़ा होता था, पति ने पत्नी से करार किया झगड़ा को मिटाने के लिए कि मैं तुम्हें प्रतिमाह कुछ धन दूंगा, 5, मान लीजिए कुछ धन हम अपने मन से बना लेते हैं, 5,000 रुपया दूंगा। पति बाद में गोला दे दिया, गोला मतलब कि घंटा बजा दिया, घंटा बजा दिया मतलब कि अपने वचन के पालन से क्या कर दिया, यानी कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस कर दिया, वादा भंग कर दिया। तो अब पत्नी चली गई कोर्ट में और कही कि हजूर ये एग्रीमेंट किए थे, ये एग्रीमेंट हम लोगों के बीच लिखित था, रजिस्ट्रार ऑफिस में हमने क्या कराया था, इसका रजिस्ट्रेशन भी, हम निकट संबंधी थे, विवाह से रिलेटेड थे। लेकिन एक बात नहीं थी, वो कौन थी भाई बताइए? करार दोनों के बीच प्रतिफल पत्नी ने नहीं कोई दिया था, एग्रीमेंट तो हुआ था, पत्नी ने वचन दिया लेकिन पत्नी ने कोई प्रतिफल नहीं दिया था। तो ये जो करार किया गया था, क्या नेचुरल यानी कि नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया कि झगड़े के कारण, बताइए? तो झगड़े के कारण अगर किया गया है तो ये अपवाद अप्लाई ही नहीं होगा, और पत्नी पा नहीं पाई पैसा। क्यों? क्योंकि वह अपना मामला पहले अपवाद में सेट नहीं कर पाई, ये नहीं बता पाई कि ये करार नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया था, क्योंकि पति ने ये साबित किया कि हजूर हम करार किए थे, लेकिन ये रोज रोज क्या करती थी, झगड़ा करती थी इसको मिटाने के लिए। और करार किसके लिए होने चाहिए? दुर्भावनावश नहीं, बल्कि सद्भावना में, और नैसर्गिक प्रेम और किसके कारण? स्नेह। अब दूसरा उदाहरण देखिए, जो नैसर्गिक प्रेम और स्नेह। हाँ, 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 राजलखी हैं, राजलखी हैं भाई, देखिए उसको, एक सेकंड देखिए।
राजलखी है भाई बनाम भूतनाथ, तो गलत हो गया बोलते समय। राजलखी, राजलखी बनाम भूतनाथ। उन्हें इसमें 1900 दिया है इसमें। अगला देखिए, नैसर्गिक प्रेम और स्नेह पर भी करा दिया जाए, ताकि वैलिड तो कराया जाए, ये तो शून्य हो गया करार। ये पिता पुत्र हैं, तो बताइए निकट संबंधी हैं कि नहीं है। पिता करार करता है पुत्र से और कहता है कि हम तुम्हें बहुत मानते हैं, 5 लाख रुपया हम तुम्हें देंगे। तो बताइए करार नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण हुआ है कि दुर्भावनावश प्रेम स्नेह के कारण। ये करार लिखित है, रिटेन में है, और इस करार को आपका रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या कराया गया है, रजिस्टर्ड कराया गया है। तो बताइए इस करार में भले पुत्र ने अपनी ओर से कोई प्रतिफल नहीं दिया हो, फिर भी प्रतिफल के बिना भी ये एग्रीमेंट क्या होगा, वैध होगा। अगर पिता बाद में मुकर जाते हैं तो बेटवा मुकदमा करके 5 लाख रुपया क्या कर सकता है, वसूल सकता है। फिर एक और उदाहरण, भाई समानता के नियम का क्या किया जाए, पालन। मान लीजिए एक लोगों की एक बिटिया है, उन्होंने नैसर्गिक प्रेम स्नेह के कारण बिटिया से यह करार किया है कि जब तुम्हारी मैरिज होगी मैं 10 लाख रुपया दूंगा खर्चा के लिए, और बाद में वह मुकर जाते हैं तो बिटिया मुकदमा करके 10 लाख वसूल सकती हैं कि नहीं, वसूल सकती हैं। क्यों? लेकिन उसको साबित करना पड़ेगा कि जो ये करार है निकट संबंधियों के बीच हुआ है, ये करार लिखित है, ये करार रजिस्टर्ड हैं, और पिताजी ने हमसे जब करार किया तो झगड़ा के कारण नहीं, हम झगड़ा नहीं कर रहे थे कि 10 लाख दीजिए, बल्कि नैसर्गिक प्रेम और क्या किया, स्नेह के कारण। तो भले ही हमने कोई प्रतिफल अपनी ओर से न दिया हो, इस करार को लागू कराया जाए, क्योंकि ये धारा 25 के चौथे अपवाद में आता है, पहला। अब दूसरा देखिए भाई, अपवाद दूसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन बना है। दूसरा अपवाद की भूमिका पहले देखिए, तब डायरेक्ट हम देखेंगे। भूमिका आपका देखना है पास्ट कंसीडरेशन, भूतकालीन प्रतिफल। अच्छा प्रतिफल होता है, ये कहाँ से, भारत में निष्कर्षित होता है। उसे डायरेक्ट पर लिख लीजिए, तो कई बार क्वेश्चन आया है ये। भूतकालीन प्रतिफल, पास्ट कंसीडरेशन, अच्छा प्रतिफल होता है, ये कहाँ से निकलता है, तो आपका अपवाद नंबर 2 से। देखिए आपका प्रतिफल बाद पहले दिया जाता है, यानी कि पहले आपका कह सकते हैं कि प्रतिफल दे दिया जाता है और वचन बाद में दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर एक बार देखिए बे, आपका 2-3 उदाहरण मैं बताया भी था। पहले कार्य करके प्रतिफल दे दिया गया और दूसरे व्यक्ति ने वचन बाद में दिया, यानी कि इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर करना है। पहले प्रतिफल दिया जाता है कि वचन दिया जाता है, तो पहले प्रतिफल और तब दूसरा पक्षकार वचन देता है। आपका सतर्क ये रहना है कि आपका 3-4 नियम इसमें याद रखना है। देखिए हम पहले प्रतिफल दिलवाएंगे, कंसिडरेशन आपका, जैसे कि बच्चा भूलने के मामले में, थैला भूलने के मामले में, सूटकेस के मामले में। तो 3 उदाहरण देखिए, यहीं से आपका पूछा जाता है। एक अभी बेरक न पढ़िए, बेरक के अलावा चल रहा है। बच्चा भुलवा दीजिए, इसके बाद आपका सूटकेस, सूटकेस को भुलवा दीजिएगा, और इसके बाद थैली भुलवा दीजिए। ये एक व्यक्ति हैं जिसकी थैली भूल गई है,
बी थैली पाता है और बी थैली लाकर ए को दे देता है। यानी कि बी कार्य द्वारा प्रतिफल दे दिया, उसके बाद ए जब बी थैली ए को दे देता है तो ए प्रसन्न होता है और बी को वचन देता है कि हम आपको 500 रुपया देंगे। तो समस्या आपको ये देखनी है कि पहले कार्य किया गया कि वचन दिया गया, और वचन कब दिया गया। हाँ, यही पॉइंट पकड़िए। तो भूतकालीन प्रतिफल में कंसेप्ट सही बता रहे हैं, वही कंसेप्ट बनाना है। आप खुद बता रहे हैं, अब हमें बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। पहले कार्य करिए और दूसरा पक्षकार वचन क्या देता है बाद में। तो ये बी कार्य द्वारा प्रतिफल दिया है भाई, वो प्रतिफल बताया जाएगा परिभाषा। वो 500 रुपया प्रतिफल नहीं है, वो बी ने जो ये थैली ढूंढ कर ए को दिया है वो प्रतिफल है। अब सूटकेस में आइए इसी उदाहरण पर। बी एक सूटकेस पाता है, सूटकेस पाता है तो देखता है कि ये तो पता ए का है, ए के ले को ले जाकर सूटकेस देता है, ए प्रसन्न होता है और बी को 500 रुपया देने का वचन देता है। तो ये पास्ट कंसिडरेशन है, पहले सूटकेस पाकर दे दिया गया, ये प्रतिफल हो गया, और ए ने वादा बाद में किया कितने देने का, 500। तो कार्य पहले, प्रतिफल पहले दिया गया कि पहले वचन दिया गया। प्रतिफल क्या करके, सूट को खोज के, और वचन ए ने कब दिया है, बाद में। तो पास्ट कंसिडरेशन में रटे रहिए। अब भूतकालीन प्रतिफल में पहले प्रतिफल दिया जाता है और वचन कब दिया जाता है, बाद में। अब बच्चा देखिए, ए का बच्चा भूल गया था, बी बच्चे को पाया, बी बच्चे को पाया, ए के पास ले गया, ए प्रसन्न हुआ और ए ने वादा किया कि हे बी, हम तुमको इसके लिए कितना इनाम देंगे, 500। तो पहले कार्य किया गया कि वचन दिया गया, कार्य, और वही कार्य प्रतिफल कहलाएगा, बच्चा ढूंढने। लेकिन स्थिति दूसरी होगी। अब स्थिति हल्का सा चेंज करिए, उदाहरण को चेंज करिए। ए का बच्चा भूल गया था, ए ने प्रपोजल किया था कि जो व्यक्ति मेरे बच्चे को खोज कर लाएगा मैं उसे 500 रुपया इनाम दूंगा। बी खोज कर लाया, बी को प्रपोजल का ज्ञान ही नहीं था, जब बच्चा दे दिया तब पता लगा कि ये तो इनाम की घोषणा हुई है। तो ये कंडीशन अलग हो जाएगी, क्योंकि ए ने पहले से ही प्रपोजल कर रखा है, और चूंकि इस उदाहरण में बी को प्रपोजल का ज्ञान ही नहीं है। और केस में लगातार बता रहा हूँ, लाल मन शुक्ला बनाम कौन सा, बिना प्रपोजल के, नॉलेज के आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो हमने उदाहरण बताया, इसमें प्रपोजल नहीं किया गया था, पहले स्वीकृति की गई और प्रपोजल कर्ता ने बाद में आपका कुछ इनाम देने का क्या किया, वादा। यानी कि सूटकेस पहले खोजा गया, थैली पहले खोजी गई, बच्चा पहले खोजा गया, और तब ए ने बाद में इनाम की क्या की, घोषणा। इसी को हम क्या कहते हैं, पास्ट कंसिडरेशन या भूतकालीन प्रतिफल। तो फिर एक बार बताइए, भूतकालीन प्रतिफल, अच्छा प्रतिफल होता है, ये किस धारा से गवर्न होगा, तो 25 के अपवाद नंबर किस से, 2 से। एक बात और याद रखिएगा, इंग्लैंड में भूतकालीन प्रतिफल मान्य नहीं है। अर्थात अगर यही बात इंग्लैंड में हो और बी सूट केस खोज कर लाए, ए वचन दे कि 500 रुपया दूंगा, और ए बाद में मुकर जाए, तो इंग्लैंड में ये वैध करार नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड में भूतकालीन प्रतिफल, पास्ट कंसिडरेशन, अच्छा प्रतिफल नहीं माना गया है। तो अब दूसरा क्वेश्चन मॉडल आ जाइए।
पास्ट कंसिडरेशन वैलिड होता है। भारत में, इंग्लैंड में, दोनों में इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारकर अब आएंगे? केवल भारत में। भाई अब देखिए बेयर एक्ट की भाषा देखिए भाई, अब तो बचा है क्या? बेयर एक्ट की भाषा देखिए। किसी ऐसे व्यक्ति को पूर्णतः या भागतः प्रतिकर देने के लिए वचन, जिसने वचनदाता के लिए स्वेच्छा पहले ही कोई बात कर दी हो। अब आइए पहले इतना शब्द पकड़िए। किसी ऐसे व्यक्ति को भागतः यानी कि कुछ, और पूर्णतः मने ज्यादा, एब्सोल्यूट रूप से, प्रतिकर देने का वचन, जिसने वचनदाता के लिए पहले ही स्वेच्छा से, और स्वेच्छा भी सतर्क रहना है, यानी कि दबाव में नहीं, स्वेच्छा से पहले ही कोई बात आपका कर दी हो। तो तीनों उदाहरण देखिए। बी सूटकेस पाता है, बी स्वेच्छा से सूटकेस को ए के पास ले जाता है, फिर ए बाद में वचन देता है कि मैं तुम्हें 500 रुपया प्रतिकर दूंगा, इसके बदले में दूंगा। तो ये अपवाद बिल्कुल क्या होता है? सेट होता है, क्योंकि प्रतिफल पहले दिया गया और ए द्वारा वचन कब दिया गया? बाद में। दूसरा देखिए, बी एक व्यक्ति है, वह ए के बच्चे का पालन पोषण करता है, पहले से कोई करार नहीं है। ए प्रसन्न होता है और बी से कहता है कि चूंकि तुम मेरे बच्चे का पालन पोषण किए हो, इसलिए 1 लाख रुपया मैं तुम्हें दूंगा। तो ये भी करार वैध होगा, क्योंकि बी ने पालन पोषण स्वेच्छा से किया था, अपनी इच्छा से, और आपका, और बाद में बच्चे के पिता ने दाम देने का क्या किया है? वादा। यानी कि कार्य स्वेच्छा से होना चाहिए, कार्य वचन के पहले होना चाहिए, फिर बाद में वचनदाता क्या करे? कुछ प्रतिकर देने का क्या करे? वादा करे। तो ये करार भी वैध होगा। और इसी को कौन सा हम प्रतिफल कहते हैं? आपका भूतकालीन। अगला देखिए, अभी शब्द आपका भाई समाप्त नहीं हुआ, इसको कल और बताया जाएगा भाई।